Hello students, welcome to KP classes. This is me समृद्धि नौलखा. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप CUET एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस डोमेन कैसे कवर कर सकते हैं एंड लाइन बाय लाइन MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एज यू नो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस सिलेबस आप NTA की वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर relates with the era of one party dominance. So let's get started. Before that, आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के. हमारी टीम ने आपके लिए डिजाइन करे हैं उड़ान बैचेस जो सारे ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल होंगे. आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं. विद इन 4999 आप सारे ही डोमेन्स, अपने ह्यूमैनिटीज के सारे डोमेन्स अलॉन्ग विद GT एंड लैंग्वेज कवर कर सकते हैं विद इन 4999. 4999 में पूरी CUET की प्रिपरेशन, योर एंटायर UET प्रिपरेशन विल बी डन. मैम इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, ऐसे क्या फायदा होगा कि हम इस कोर्स का पार्ट बने? तो आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर फीडबैक, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड बैकअप ऑफ लाइव क्लासेस, सारी ही चीजें मिलेंगी. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 1000 से भी ज्यादा MCQs इन आवर लाइव क्लासेस. एज यू कैन सी ये उड़ान बैचेस आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल. प्लीज आप इसका पार्ट बनिए और अपनी CUET की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज. एंड सेकेंडली, अगर आप GT की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है विद आवर साथी बैच विद इन 2999. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन पार्टी डोमिनेंस. लेट मी रिमाइंड यू, यू विल बी गेटिंग ऑल दीज बुक्स for your domains and these books contain more than 1200 MCQs. एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQ सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. हर टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस होगा एंड सारी ही टॉपिक, सारी ही चीजें एकदम आपके टिप्स पे होने वाली है. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पार्टीशन के बाद 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे सामने 3 चैलेंजेस आए. ठीक है, 3 challenges that India faced, जिसके अंदर फर्स्ट चैलेंज was यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. यूनिफिकेशन क्यों? क्योंकि इंडिया डिवाइडेड था प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में. तो उनको क्या करना था? यूनाइटेड करना था और इंडिया का यूनियन फॉर्म करना था. सेकेंड मेजर चैलेंज was to establish democracy. अब यूनिफिकेशन तो हो गया, अब आगे क्या? Who is going to rule the country? ये कंट्री चलेगी कैसे? उसके लिए क्या एस्टैब्लिश करना था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड थर्ड चैलेंज वाज रिलेटेड टू डेवलपमेंट. तो इस चैप्टर में मेजरली हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई. एंड फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स एक ही पार्टी ने, हाँ जी, सिर्फ एक ही पार्टी ने, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऐसा क्या किया कि फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स वो ही सत्ता में रही एंड उन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया. आइए देखते हैं. प्रॉब्लम क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस कंडक्ट करने थे. इंडिया ने डिसाइड किया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि वी आर गोइंग टू मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हम लोकतंत्रता, डेमोक्रेसी पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म के वो शिकार थे. वो नहीं चाहते थे कि हम डिक्टेटर बने और अपने ही लोगों पे क्या करें, कब्जा करें. तो उन्होंने लोगों को डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस, इंडिया कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, जहां से ये बॉडी डिराइव हुई, विच वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 2 साल लगे, 11 महीने 18 दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना. 26 नवंबर 1949 को इट वाज अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड कंप्लीटेड. एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर. कौन सा डे? 26 नवंबर. एंड दिस इज स्ट्रेट अवे योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि which of the following is celebrated as Constitution Day every year. अब 26 जनवरी का क्या रेलेवेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. तो ये अडॉप्ट हुआ एंड इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 which is celebrated as Republic Day.
2 दिन बाद 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 134। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लो जी, अब इलेक्शन कंडक्ट होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि ये बॉडी, कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द कंट्री। तो वो भी बन गई आर्टिकल 324 के अंदर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अब बात करेंगे, इलेक्शन के लिए बॉडी तो बन गई, लेकिन फिर भी एक चैलेंज था इलेक्शन कंडक्ट करना। क्यों चैलेंज था? क्योंकि उस टाइम पे से 16% ऑफ द पीपल वर एजुकेटेड। कितनी लिटरेसी थी? 16% लिटरेसी। तो ऐसी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करना है जहां पे से 16% लोग ही पढ़े लिखे हैं, उनको ही जानकारी है कि इलेक्शन जैसी कोई चीज होने वाली है। इट वॉज अ टास्क इन इट सेल्फ। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। अब गरीबी इतनी थी, अवेयरनेस ही नहीं थी, अब करना क्या है? थर्ड, यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पीछे थी कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। Then 3200 MLAs and 489 parliaments were to be elected by 17 करोड़ वोटर्स, जिसके अंदर सिर्फ लिटरेसी कितनी थी? 16% थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी डिटरमाइन करनी थी कि कितने MLAs एंड MPs कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होंगे। तो ये सारे क्या थे? चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट चैलेंज हो गया था। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो फॉर्म करनी है। ये कौन करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? पॉपुलेशन और बाउंड्रीज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करता है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी? इज डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलके काम करेगा ये? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये काम करता है और क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है। सो डिलिमिटेशन मींस द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन इस एरिया की डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिलिमिटेशन कमीशन उसके अकॉर्डिंगली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करेगा। But conducting election was considered as a criticism again. So one Indian editor called it as the biggest gamble कि ये सबसे बड़ा जुआ होगा इंडियन हिस्ट्री में। And secondly, a magazine named organizer wrote that Jawaharlal Nehru, while alive, will see and regret that universal adult franchise, it will be a failure. What happened? That in India, it was decided that we will be giving voting rights to every people. हम क्या देंगे? Universal adult suffrage देंगे। Whosoever is above the age of 21, he or she, whether they are rich, poor, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, no matter what, हम उनको वोटिंग राइट्स देंगे। चाहे वो मेल है, वो फीमेल है, वो एल्डर है, वो कोई भी है, हम उनको वोटिंग राइट्स देंगे अगर उनकी 21 इयर्स की एज कंप्लीट हो गई है। लेकिन ऐसा माना जाता था दैट इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि लिटरेसी नहीं थी, इनको अवेयरनेस ही नहीं थी। तो ये जो यूनिवर्सल सफराज है जो हम सबको दे रहे हैं, इट विल बिकम अ फेलियर, इट विल बिकम अ शॉर्ट फेलियर। बट ऐसा नहीं हुआ। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में कंडक्ट हुए थे, 5 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस, and everything was proved wrong क्योंकि democracy was successfully established in India. People participated in the election. There was a tough contest between the candidates in the election and the losing candidates also declared the result correct. Indian people carried out this election experiment while all the critics were silenced. In the election, Congress won. MCQ में पूछा जाएगा 364 seats and emerged as the single largest party. इसलिए बोलते हैं era of one party dominance क्योंकि एक ही पार्टी, कांग्रेस सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, as a single largest party ही emerge हुई थी and अकेले they managed to win the elections. And the second largest party was the Communist Party जिन्होंने 16 seats जीती and hence Jawaharlal Nehru became the first prime minister of the country. अब इसको देखते हैं हम कांग्रेस डोमिनेंस की। बेसिकली 1950 में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे बट प्रिपरेशन करते करते इट टुक 2 years। 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए where the Congress got 364 seats in one hand
and CPI could win only 16 seats. ठीक है, बट ऐसा हुआ क्या? कांग्रेस कैसे डोमिनेंस हुआ? ऐसा क्या हुआ कि that Congress managed to get 364 seats because it was the biggest party and the oldest party. कब फॉर्म हुई थी? 1885 by A.O. Hume. तो इतनी पार्टी थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसका रोल भी था एंड एवरीवन वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड दे वर सपोर्टिंग कांग्रेस बिकॉज वो कांग्रेस के काम को देखते आ रहे थे. So Congress was the only party whose organization spread all over the country. ठीक है, then legacy of the freedom struggle, उनके events, उनकी चीजें सब हम देखते आ रहे थे. Then leadership, charismatic leader, Jawaharlal Nehru. Then it got the support. Initially it got support of all the classes. And secondly एक और reason था, कांग्रेस जैसी dominant party, ऐसी कोई उस टाइम पे पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस जितना ही support gain कर सके. इस वजह से कांग्रेस मैनेज टू विन द इलेक्शन. सो द रूल ऑफ कांग्रेस इन इंडिया वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी एंड इट्स स्पेशलिटी वाज दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन डेमोक्रेटिक कंडीशन एंड पीपल हैड गिवन द कांग्रेस अ चांस टू रूल फॉर सो मेनी इयर्स बाय इलेक्टिंग देम एंड इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. जैसे दूसरी कंट्रीज की बात करें लाइक क्यूबा, चाइना, सीरिया, यहाँ पे वन पार्टी रूल है लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. इंडिया में क्या था? इंडिया में ऐसा कोई नॉर्म नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी. हमने क्या करा? हमने डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है. लेकिन क्यूबा, चाइना, सीरिया जैसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि पार्टी होगी तो सिर्फ एक ही पार्टी हो. ऑन द अदर हैंड म्यांमार, बेलारूस जैसी कंट्री वन पार्टी रूल भी होता है लेकिन मिलिट्री. यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्शंस के थ्रू हुआ. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पे मिलिट्री के थ्रू होता है. तो सिर्फ बात एक ही है लेकिन रीजंस अलग अलग है. सिचुएशन इन इंडिया वाज डिफरेंट क्योंकि डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड टू डेमोक्रेसी. इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू वन पार्टी रूल एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस इन इंडिया. अब उसी टाइम पे कांग्रेस तो इंपॉर्टेंस गेन कर ही रहा था लेकिन वी सी देयर वर सम ऑपोजिशन पार्टी हु वाज आल्सो गेनिंग इंपॉर्टेंस. अब कौन कौन सी पार्टीज थी? लेट्स सी. फर्स्ट पार्टी वाज द सोशलिस्ट पार्टी. ये सारे इनके फाउंडर्स, इनकी आइडियोलॉजीज, इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू फॉर्म. तो कब फॉर्म हुई थी? 1934. हु वाज द फाउंडर? आचार्य नरेंद्र देव वाज द फाउंडर. अदर लीडर्स राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अशोक मेहता, एमएस जोशी, अच्युत पटवर्धन. एंड थॉट क्या था? सोशलिस्ट पार्टी मतलब सोशलिज्म, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे. क्रिटिसाइज द कांग्रेस एज अ पार्टी ऑफ रिच एंड कैपिटलिस्ट. ठीक है, उनको लगा कि कांग्रेस क्या है? कैपिटलिज्म को फेवर कर रही है एंड इट फेवर्स ओनली द रिच. सो इन फ्यूचर सोशलिस्ट पार्टी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्टीज. किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी. तो इसमें भी क्या हो गया? बाइफर्केशन हो गया. Then next party is the CPI, Communist Party of India. ये कब फॉर्म हुई थी? 1941 में. It was inspired by Russian Revolution in 1917. तो रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में हुआ था उससे इंस्पायर होके we made Communist Party of India, जिनके चीफ लीडर्स हैं E.S. नंबूरीपद, P.C. जोशी, अजय घोष और A.K. गोपालन. एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर होता है. ये कहते हैं फ्रीडम अचीव इन 1947 इज नॉट अ ट्रू फ्रीडम. एंड 51 में दे कंटेस्टेड द इलेक्शन लीविंग द पाथ ऑफ वायलेंट रिबेलियन. तो बात यही कर रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिज्म में वायलेंस आ जाता है, इसलिए डिफरेंस हुआ है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में. ठीक है. एंड इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर कांग्रेस, विनिंग 16 सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. लेकिन 64 में स्प्लिट हो गया सीपीआई और सीपीआई-एम में. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडो चाइना वॉर. थर्ड पार्टी इज द स्वतंत्रता पार्टी जो 1959 में फॉर्म हुई थी. ये क्या है? कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी, फॉर्म्ड बाय हु वाज द फाउंडर? सी राजा गोपालाचारी. इन्होंने क्या बोला था? गवर्नमेंट शुड इंटरवीन लेस. तो कैपिटलिज्म का पूरा मतलब ही इसके अराउंड होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एंड गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन है उसको कम करो. ठीक है. सो इनको लगा सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे
तो ये अपोज कर रहे थे बिकॉज दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड दे सपोर्टेड द इंक्रीजिंग रिलेशन विद अमेरिका बिकॉज अमेरिका वाज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। तो इनके लीडर्स कौन थे? अगेन सी राजागोपालचारी, के एन मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी। देन नेक्स्ट इज भारतीय जनसंघ 51 में फॉर्म हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये फॉर्म करी थी। देन अगेन का क्या था? नेशनलिज्म, मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल नहीं, सीधा नेशनल लैंग्वेज ही बना दो। अपोज द इंग्लिश लैंग्वेज, सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया बाय जॉइनिंग पाकिस्तान। तो ये हमेशा से फोकस करते वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन कल्चर पे इनका फोकस था एंड ये पार्टीशन के भी अगेंस्ट थे। अदर लीडर्स में बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय जैसे पीपल आ जाते हैं। अब सेकेंड जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। 52 में कांग्रेस जीती एंड 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होने थे। तो रिजल्ट क्या थे? दिस टाइम सिचुएशन रिमेन द सेम। इस बार भी कांग्रेस जीती एंड 371 सीट जीती लोकसभा में। अगेन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट केरला में नहीं बन पाई थी कांग्रेस की पार्टी। बट सीपीआई का इन्फ्लुएंस भी विजिबल था एंड 57 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला एंड ईएस नंबूरीपर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। बट इन 1959 सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस dismissed his government using Article 356 which is President's rule and इस वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। So basically केरला में जब कांग्रेस नहीं जीत पाई और सीपीआई की पार्टी बनी, सीपीआई की सरकार बनी, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया एंड प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो इस डिसीजन पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लास्ट बात करते हैं, लास्ट कांग्रेस हैज वन पार्टी डोमिनेंस में 1962 के इलेक्शंस में, जहां पे भी इलेक्शन कांग्रेस ही इजीली जीती थी। सो वी सी फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स कांग्रेस का एज अ वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता है एंड रीजंस बीइंग द सेम बिकॉज इट वाज बिगेस्ट पार्टी, ओल्डेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी जिसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो हम पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का रिवाइज करेंगे हमारे उड़ान बैचेस में। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, डू ज्वाइन ASAP ताकि आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके। सो आई सी यू इन द उड़ान बैचेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।